अच्छा, अब हुआ क्या था कि उस इलाके में दुरूज कबाइल और जो मकामी बद्दू हैं उनका झगड़ा था, उनकी लड़ाई हुई थी पहले आपस में, होती रहती है गांव में कबाइल की उनकी लड़ाई। उनकी लड़ाई हुई तो यहाँ पर जो सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पहुंच गई। सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंची तो दुरूज ने कहा कि आप यहाँ पे, उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी की शुरू कर दी, उनके खिलाफ खड़े हो गए दुरूज कि आप कैसे आ रहे हैं, आप तो ये अरब जो बद्दू कबाइल हैं उनके साथ मिल जाएंगे। वो एक पार्टी बन गए सिक्योरिटी फोर्सेज, क्योंकि अहमद शरा का एक ज़ाहिर बैकग्राउंड है। तो अहमद वो पार्टी बने, उसके नतीजे में वहाँ वो दुरूज के साथ जो है वो, क्योंकि जाहिर है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो ऐसा कोई आर्मी तो नहीं है, उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो नुसरा फ्रंट के हैं या बाकी। और तो उसमें वो दुरूज जो है उनके साथ एक पुरानी हिस्ट्री है जो बहुत कोई खुशगवार नहीं रही दुरूज के साथ उनकी हिस्ट्री। तो वो जो है वो एकदम से वो निकल के वो जनाब मामला ख़राब होता गया और ख़राब होते होते जो है वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया कि जिसके नतीजे में फिर ये हुआ कि इसराइल वो कहते हैं ना वो, हाँ तो कौन में खाम खा, उसने का देखा मौका तो वो दरमियान में उसने मिज़ाइल दाग दिया और हमला कर दिया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सीरिया जो है ना वो बदकिस्मती के साथ, एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, दूसरा ये है कि वो उस पर एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है अहमद शरा का वो ये है कि अपनी सेंट्रल अथॉरिटी को कैसे उन्होंने मेंटेन करना है। बड़ा अच्छा किया उन्होंने। अब वो नेतन्याहू ने थोड़ी देर पहले कहा कि जी वो तो इस इलाके में आ नहीं सकते दोबारा, उन्होंने अहमद शरा ने ये कहा कि यहाँ पर दुरूज कबाइल ही सिक्योरिटी संभालेंगे। यानी अब यहाँ पे सेंटर की जो फौज है, सिक्योरिटी फौज है, वो नहीं जाएगी, बल्कि मैं दुरूज को यहाँ पे ऑटोनॉमी दे रहा हूँ कि वही सिक्योरिटी के मामला को अपने इलाकों में खुद ही तय करेंगे। और ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने। लेकिन मामला ये सारा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है अहमद शरा का, और इस चैलेंज में वो कितना कामयाब होते हैं। अभी उनकी कुछ देर पहले आज बात हुई है, टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन से भी बात हुई है, सऊदी अरेबिया भी साथ खड़ा है, यूएई भी साथ खड़ा है। लेकिन ध्यान में रखें कि सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी सारे ममालिक, कतर वगैरह, उनका बॉर्डर नहीं लगता सीरिया के साथ। सीरिया के साथ बॉर्डर जो है वो लगता है टर्की का बहुत बड़ा बॉर्डर, और फिर इराक का बॉर्डर लगता है, या फिर जॉर्डन और इसराइल और बाकी ये लेबनान। तो सबसे ज़्यादा जो जाहिर है कि अहमद शरा वहाँ पर मौजूद हैं, और वो जो हैं वो तुर्की के बहुत करीब हैं। लेकिन एक एक यहाँ पर और भी इशू है, वो ये है कि पीकेके ने हथियार तो डाल दिए हैं, पीकेके ने, लेकिन पीकेके ने हथियार कहाँ डाले हैं? हथियार तो उन्होंने डाले हैं इराक के अंदर। तो पीकेके जो है वो जो इनको उनकी जो एसडीएफ थी, ठीक है ना, वो एसडीएफ जाके मिल गई अहमद शरा के साथ। लेकिन एसडीएफ जो है यानी वो कुर्द जो कि तुर्की के खिलाफ थे, जो बहुत बड़ी तादाद में शुमाली सीरिया में मौजूद हैं, उनके पास तो हथियार हैं, वो तो एसडीएफ है ना। तो एसडीएफ ने कहा कि हम जा रहे हैं और जाके अहमद शरा के साथ जा रहे हैं। लेकिन वो टर्की के लिए थ्रेट तो है ना अभी भी, क्योंकि वो मौजूद है वहाँ पे, वो जो फोर्स है वो तो मौजूद है ना अपनी जगह, एंटिटी कुर्द एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने तो ऐसा हथियार नहीं डाल के, बोले उन्होंने कहा तो अहमद शरा के साथ हैं, तो गले मिल लिए, हाथ में ला लिए। लेकिन वो एक उनकी मौजूदगी तो है। और वो जाहिर है कि अगर तुर्की में तो पीकेके नहीं है ना, तुर्की में तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए, अब्दुल्ला ओचलान या ओलान जो है उन्होंने कह दिया। लेकिन यहाँ मौजूद हैं कुर्द। तो अब ये कि तुर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ स्टेबिलिटी रहे, ख़ास तौर पे जो शुमाली सीरिया जो शाम है वहाँ पे स्टेबिलिटी रहे। लेकिन वो स्टेबिलिटी रखने के लिए जो है वो वहाँ पर अहमद शरा का इन्फ्लुएंस कम है, और ये जो एसडीएफ के लोग वहाँ से मिल गए जाके, जिन्होंने हाथ मिला लिया अहमद शरा के साथ, वो अभी तक मौजूद हैं, वो तो कुर्द हैं और वो मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह से जो अहमद शरा के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज है, एक तो ये कि वो तुर्की के साथ ऐसे मामलात रखें, लेकिन वो जितना तुर्की से बात करते हैं तो ये जो कुर्द हैं ये इसको बहुत, तो या तो ये होगा ये कुर्द एसडीएफ वाले जो हैं ये उनके साथ मिलके और फिर ये एक दौरा करें तुर्की का, ताकि ये क्लैरिटी हो जाए बिल्कुल कि जी जो कुर्द हैं सीरिया के, वो और अहमद शरा एक साथ गए और प्रेसिडेंट एर्दोगन से मिले। वो खुद अपनी जगह मौजूद हैं, जहन में रखें, उन्होंने हथियार नहीं डाले। अब फिर दूसरा इशू जो है वो इराक है। इराक में जो है वो शिया सुदानी की हुकूमत है जो कि अहले तशी हैं, तो इसीलिए जो है, और वो जाहिर है कि वो ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ से अलवाइट्स को हमने निकाला। अलवाइट्स जो हैं, जो अलवी हैं, उनको पहले
ये फतवा जो है ये कुछ दिहाइयों पहले आया था कि वो अहले तशी, उससे पहले उनको अहले तशी नहीं कहा जाता था। लेबनान से फतवा आया था उस सदर के दौर में। तो उसके बाद बहरहाल वो अलवाइट्स हैं और वो भी मौजूद हैं वहाँ पे। लेकिन अब इशू ये कि अहमद शरा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो ये जो बैल्कनाइजेशन वाली बात है ना सीरिया की बैल्कनाइजेशन, अच्छा दुरूज कोई अलग मुल्क नहीं चाहते, ये ध्यान में रखें। दुरूज जो हैं वो हकूक की बात करते हैं, अलग मुल्क उनको बन नहीं सकता क्योंकि एक जगह पे है नहीं ना। लेबनान में बिल्कुल अलग हैं, यहाँ पर बिल्कुल अलग हैं वो, और ये तो मारे जाएंगे, इसराइल वाले तो मारे जाएंगे अगर ये दुरूज़ों ने अलग मुल्क का मुतालबा कर लिया, क्योंकि वो कहेंगे कि इसराइल की दुरूज़ भी हमारे साथ आ जाएं। तो यहाँ तो शाम में तो वो बहुत ज़्यादा है, वो 10 लाख सबसे ज़्यादा तो शाम में 10-12 लाख, और इसी इलाके में ये जबल दुरूज़ का जो इलाका है जनूबी जहाँ पे ये झगड़े हुए हैं सारे, इसी इलाके में दुरूज़ इसी इलाके में रहते हैं। अच्छा, और तो ये जो है ये अगर मिल जाते हैं उनके साथ, इनके साथ वो इसराइल के दुरूज़ मिल जाते हैं तो फिर इसराइल कहाँ जाएगा? ये 12 लाख दुरूज़ जो हैं वो उधर 1.5 लाख दुरूज़ों के साथ मिलके तो बाकी उधर इसराइली कहाँ जाएंगे सारे। तो ये इतना ही था बस के, इतनी बस हम दुरूज़ों के साथ उन्होंने कहा हटो बच्चों पीछे निकलो, बेशतर इसके कि वो दुरूज़ आने शुरू हो जाएं। क्योंकि कई दुरूज़ जो थे उन्होंने कहा कि अच्छा उधर से इधर आ रहे हैं इसराइली, तो हम भी चलो सैर करके आते हैं इसराइल की। तो उन्होंने फौरन पाबंदी लगाई, बीच में बॉर्डर सख्त किया नेतन्याहू ने कि ऐसा ना हो कि दुरूज़ सारे उठ के जो हैं वो 13 लाख दुरूज़ जो हैं वो पता चला इसराइल पहुंच गए। तो ये एक बस इसको इधर हटो बचो करके जो उसने चलाने थे, तोपे वोपे चलानी थी, स्ट्राइक करने थे, वो सीजफायर हो गया। मार्को रूबियो ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी सख्त मैसेज दिया नेतन्याहू को कि ये क्या इस वक्त हाथ छेड़ा है और क्यों छेड़ा है तुमने, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब नेतन्याहू, लेकिन मैंने आपसे कहना अहमद शरा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो ये सारे, यानी देखें माजी में असल में होता ये है कि चूँकि जिहादी तंजीमें, नुसरा फ्रंट जो है उससे पहले ये जो है ये अबू मुसाब जरकावी के साथ ये उनके नायब बन गए थे, ये जेल में चले गए। 2003 में ये लेबनान से इराक आ गए, और इराक में आने के बाद ये अबू मुसाब जरकावी के साथ, फिर उसके बाद ये कि ये जो है ये अरेस्ट हुए, 4-5 साल जेल में रहे, फिर बाहर निकले, फिर बाहर निकलने के बाद अबू गुरैब जेल, बाकी जेलों में इधर उधर, और बाहर निकलने के बाद जो है वो ऐमन ज़वारी के बहुत करीब जो है ये आ गए, और फिर ऐमन ज़वारी के करीब आ गए, और फिर ऐमन ज़वारी ने जब अपने आप को अलग किया, फिर उसके बाद इनकी कुर्बत अबू बकर बगदादी के साथ हो गई, फिर ये दोनों के ख़िलाफ़ हो गए, फिर इन्होंने कहा मैं नुसरा फ्रंट बना रहा हूँ। तो हरकत तहरीर शाम तो वो बना ली इन्होंने। लेकिन ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि चूँकि इनके साथ सारे वो जिहादी रहे हैं और वही फोर्सेस में भी हैं, तो वही चूँकि जहन काम करता है, तो कभी वो अहले तशी सामने आ जाते हैं, कभी वो क्रिश्चियन सामने आ जाते हैं। तो अहमद शरा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो ये है कि प्रेसिडेंट एर्दोगन के साथ ये बात करें और एक कोई कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से अरेंज करवाएं जिसमें कुर्द भी हों, और जिसमें अहले तशी भी हों, और जिसमें ये ख़ुद भी इनकी फोर्सेस भी हों, और फौरी तौर पे और दुरूज़ भी हों, और ये एक कॉन्फ्रेंस करवाएं, चाहे टर्की में करवाएं, चाहे ये दमास्कस में करवाएं, चाहे ये रियाद में कहीं करवाएं, ताकि ये अफेक्शंस आपस में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन दुरूज़ की और सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई कोई अच्छी बात नहीं, और इसका एक आप समझ लें कि एक एथनिक पहलू है, और वो बहुत पुराना है, वो सदियों पुराना है, तो इतनी जल्दी तो ख़त्म होने से रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस करवाएं, वरना ये बाल्कनाइजेशन की बातें भी हो रही हैं कि भाई एक इलाका ऐसा है तो वो कुर्द ले जाएं और वहाँ पर उनकी से नहीं है, तो ये दुरूज़ अब यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं आ रही ना, ये माहिदा हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेज विड्रॉ हो गई,